तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसका नाम है जनरल ऑन्कोलॉजी। तो शुरू करते हैं एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन, कि हम ऑन्कोलॉजी के अंदर कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है TNM, ठीक है। यहाँ पे T स्टैंड्स फॉर ट्यूमर का साइज, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व एंड M स्टैंड फॉर मेटास्टेसिस इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। तो ट्यूमर का साइज कितना होएगा डिपेंड करेगा स्टेज ऑफ कैंसर के, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ेंगे फिर स्टेज, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ग्रेड्स, ठीक है। तो अभी बात करते हैं केवल TNM क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर T स्टैंड्स फॉर, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए T स्टैंड्स फॉर ट्यूमर साइज, कि ट्यूमर का कितना साइज है, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर, कितना साइज है, ठीक है। तो T स्टैंड्स फॉर ट्यूमर साइज, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम N। N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व, कि कितनी लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, या तो कोई भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, या एक लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, या एक से ज्यादा लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, या सभी की सभी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है, ठीक है। N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व, ठीक है, कितनी लिम्फ नोड इन्वॉल्व है। उसके बाद बात करते हैं M स्टैंड्स फॉर मेटास्टेसिस, कि क्या कैंसर के अंदर मेटास्टेसिस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, ठीक है। ओके, अब देखिए ये TNM क्लासिफिकेशन का यूज कहाँ होता है। ये जब भी कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट किसी भी पेशेंट के को स्टडी करता है तो उसके अंदर ना ट्यूमर को TNM ग्रेड के अंदर क्लासिफाई करा गया है कि इस पेशेंट के अंदर कैंसर इस TNM के स्टेज पे चल चुका है, ठीक है। तो इससे हमारे को ये भी पता चल जाता है कि कैंसर मेटास्टेसाइज हुआ है या नहीं हुआ, कितनी लिम्फ नोड इन्वॉल्व है और ट्यूमर का क्या साइज है, ठीक है। तो ये TNM क्लासिफिकेशन हेल्प करता है पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो इट इज ए वेरी गुड डायग्नोस्टिक टूल फॉर ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। तो पहले कभी आता था एम्स के अंदर TNM क्लासिफिकेशन के बारे में, लेकिन अभी कुछ सालों से TNM के बारे में तो एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन CHO जैसे एग्जाम्स के अंदर, ESIC जैसे एग्जाम्स के अंदर TNM से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं TNM के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूं T यानी ट्यूमर साइज। T का मतलब ट्यूमर साइज। तो T को हमने 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। कितने में? 5। T0 हो सकता है, T1 हो सकता है, T2 हो सकता है, T3 या T4, ठीक है। तो T0 की अगर बात करें जाए, 0 मतलब ट्यूमर का साइज 0 है, यानी ट्यूमर प्रेजेंट ही नहीं है। तो प्रेजेंट नहीं है यानी नो एग्जिस्टेंस ऑफ ट्यूमर, नो एग्जिस्टेंस ऑफ ट्यूमर। उसके बाद T1 यानी T1 यानी जो ट्यूमर का साइज है लेस देन 1.9 सेंटीमीटर है, या कह सकते हैं लेस देन 2 सेंटीमीटर है। अगर किसी ट्यूमर को हमने T1 बोल दिया यानी उसका ट्यूमर का अगर जो साइज है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यानी लेस देन 1.9 सेंटीमीटर, ठीक है। या कह सकते हैं 0 से लेके ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ओके। और एक चीज और होती है, ठीक है, एक चीज और होती है, वो होती है TIS, ठीक है। क्या होता है? TIS। TIS क्या होता है? हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही पढ़ा था, कैंसर इन सीटू। तो कैंसर इन सीटू के अंदर जो TNM क्लासिफिकेशन मैंने बताया था आपको, उसके अंदर ट्यूमर का जो साइज होता है ना, वो हम TIS की तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा कैंसर इन सीटू, ओके।
अब बात करते हैं T2, यानी ट्यूमर का साइज अगर किसी पेशेंट के अंदर T2 के अंदर अगर 2 से लेके 3 सेंटीमीटर तक है तो उसको बोलेंगे कि दिस इज T2 क्लासिफिकेशन, ठीक है। यानी ट्यूमर साइज, ठीक है, 2 से लेके 3 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं T3, वो ट्यूमर जिसका साइज 3 से लेके 5 सेंटीमीटर तक है उसको बोलेंगे दिस इज T3 ट्यूमर, ठीक है। फिर बात करते हैं T4, वो ट्यूमर जिसका साइज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर है तो उसको बोलेंगे हम दिस इज T4। तो T4 इज द लास्ट स्टेज, ठीक है। यानी 5 सेंटीमीटर से ज्यादा कितना भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, ठीक है। ओके ओके, अब बात करते हैं N, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट N, ठीक है। N के बारे में बात करते हैं अभी। N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व्स, ठीक है। तो N को हम क्लासिफाई करते हैं केवल 4 तरीके से, ठीक है। N 0 हो सकता है, N 1 हो सकता है, N 2 हो सकता है, N 3 हो सकता है, ठीक है। 0 1 2 3। N0 का मतलब कोई भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, यानी नो लिम्फ नोड इन्वॉल्व, ठीक है। N1 यानी 1 का मतलब 1, केवल एक लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, ठीक है। 1 लिम्फ नोड इन्वॉल्व, 1 लिम्फ नोड इन्वॉल्व। अब बात करते हैं N2, ठीक है। N2 का मतलब मोर देन 1 लिम्फ नोड इन्वॉल्व, यानी एक से ज्यादा, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 10 हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक से ज्यादा लिम्फ नोड इन्वॉल्व होना चाहिए तो हम बोलेंगे दिस इज N2, यानी मोर देन 1 लिम्फ नोड इन्वॉल्व्स, ओके। अब बात करते हैं N3 की। N3 का मतलब ऑल लिम्फ नोड इन्वॉल्व, कोई भी लिम्फ नोड अभी खाली नहीं बचेगी, हर एक लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगी, ठीक है। ऑल नोड्स इन्वॉल्व, सारी की सारी लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, यानी दिस इज N3, ओके। अब बात करते हैं M। M यानी मेटास्टेसिस। M केवल 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो मेटास्टेसिस प्रेजेंट है या मेटास्टेसिस नहीं प्रेजेंट, बस तीसरा तो कोई चीज नहीं हो सकता, ठीक है। M के अंदर सबसे पहले लिखेंगे M0 और M1, ठीक है। M0 एंड M1, ठीक है। M0 का मतलब नो मेटास्टेसिस, M1 का मतलब मेटास्टेसिस इज प्रेजेंट, या तो प्रेजेंट है या नहीं है, भाई इसके अलावा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। ओके, ये था आपका TNM क्लासिफिकेशंस। अब अगले हम बात करते हैं ग्रेडिंग ऑफ कैंसर, कि कैंसर को किस ग्रेड के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट ग्रेडिंग ऑफ कैंसर, ठीक है। कैंसर की ग्रेड क्या है, ठीक है। ऐसा कई बार आपने नॉर्मली लैंग्वेज में बात करते भाई 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, 4th ग्रेड है, ठीक है। तो और हमने ये भी पढ़ा था डिस्प्लेजिया के अंदर कि डिस्प्लेजिया हेल्प इन ग्रेडिंग ऑफ कैंसर। तो कितनी ग्रेड होती है, ग्रेड होती है केवल 4, 1 2 3 4, ठीक है। बात करते हैं सभी को सेपरेटली। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और लास्ट ग्रेड 4।
देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्रेड 1, ठीक है। ग्रेड 1 मैंने ग्रेडिंग के बारे में बताया था कि डिस्प्लेजिया के द्वारा हम कैंसर को ग्रेडिफाई करते हैं, ठीक है, कि डिस्प्लेजिया हेल्प इन ग्रेडिंग ऑफ कैंसर। तो अगर कोई कैंसर ग्रेड 1 है तो उसके अंदर माइल्ड डिस्प्लेजिया होगा, ठीक है। ठीक है, प्लस में बात करें, यहां पे देखा जाता है कि सेल हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर कोई माइल्ड डिस्प्लेसिया है किसी ट्यूमर के अंदर तो वहां पे हम उन सेल्स को, ट्यूमर सेल को आराम से क्लासिफाई कर सकते हैं, आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आराम से पता लग सकता है कि ये हेल्दी सेल है और ये अफेक्टेड सेल है, ठीक है। तो इसलिए ग्रेड 1 के अंदर क्या आएगा, माइल्ड डिस्प्लेसिया प्लस वेल डिफरेंशिएबल सेल्स। ठीक है, अब बात करता हूं मैं ग्रेड 2। तो ग्रेड 1 के अंदर अगर माइल्ड डिस्प्लेजिया था तो ग्रेड 2 के अंदर होएगा मॉडरेट डिस्प्लेजिया। ठीक है, मॉडरेट डिस्प्लेजिया है तो सेल को डिफरेंशिएट करने में, सेल को आइडेंटिफाई करने में अपने को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो ग्रेड 2 के अंदर मॉडरेटली डिफरेंशिएबल सेल्स आएंगे, ठीक है। तो यहां पे अपने को देखने को मिलेगा मॉडरेटली डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ग्रेड 2 की, सॉरी ग्रेड 3 की। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट ग्रेड 3। तो ग्रेड 3 के अंदर सबसे पहले ग्रेड 1 में क्या था, माइल्ड डिस्प्लेजिया, 2 के अंदर मॉडरेट डिस्प्लेजिया। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है, सीवियर डिस्प्लेजिया। ठीक है, तो यहां पे देखने को मिलेगा सबसे पहले तो सीवियर डिस्प्लेजिया। ठीक है, तो अगर किसी ट्यूमर के अंदर सीवियर डिस्प्लेसिया है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे नॉर्मल और अफेक्टेड सेल्स के अंदर। ठीक है, तो सीवियर डिस्प्लेसिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पुअरली डिफरेंशिएबल सेल्स देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहां पे मिलेगा पुअरली डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। ठीक है, पुअरली डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। ओके, उसके बाद बात करते हैं ग्रेड 4। ग्रेड 4 के अंदर देखो सबसे पहले 1 के अंदर माइल्ड डिस्प्लेजिया था, 2 के अंदर मॉडरेट डिस्प्लेजिया था, 3 के अंदर सीवियर डिस्प्लेजिया था। तो सीवियर डिस्प्लेजिया के बाद हमने कोई डिस्प्लेजिया के अंदर तो कोई स्टेज नहीं पढ़ी, लेकिन डिस्प्लेजिया के बाद अगली स्टेज ट्यूमर की होती है एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया यानी प्रॉपर फुल फॉर्म का अंदर कैंसर। ठीक है, तो ग्रेड 4 के अंदर क्या आएगा, एनाप्लेजिया। प्लस क्या एनाप्लेजिया के अंदर हम सेल को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, क्या एक प्रॉपर फुल फॉर्म ऑफ कैंसर के अंदर हम हेल्दी और अनहेल्दी सेल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते। हमें नहीं पता कि कौन से सेल कैंसर से अफेक्ट हो चुके हैं और कौन से नहीं हो चुके। ठीक है, तो यहाँ पे एनाप्लेजिया प्लस अनडिफरेंशिएबल सेल्स देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, प्लस अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ओके, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ये थे ग्रेडिंग ऑफ कैंसर। ठीक है, वैसे एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जाता ग्रेड्स। ठीक है, ओके ओके, अब बात करते हैं कैंसर की स्टेजेस, कि कैंसर की स्टेज क्या होती है। जैसे हम नॉर्मली लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, भाई उसका तो ना फर्स्ट स्टेज का कैंसर था, या कोई पेशेंट है उसको ना 4th स्टेज का कैंसर हो गया और उसका बचना इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि वो 4th स्टेज का है। तो ये स्टेज क्या चीज होती है, स्टेज तो भाई देखो नॉर्मल की लैंग्वेज, नॉर्मल हम जो भी बातचीत करने की लैंग्वेज में स्टेज ही ज्यादातर बोलते हैं। कोई TNM के बारे में नहीं बोलता, कोई ग्रेड के बारे में नहीं बोलता। जिसको नॉलेज नहीं है कैंसर की वो तो भाई स्टेज को ही जानता है।
पहली स्टेज, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। तो स्टेज 4 ही होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4। ओके, तो हम बात करते हैं अब स्टेजेस ऑफ कैंसर के। ठीक है, स्टेजेस ऑफ कैंसर। तो कैंसर की 4 ही स्टेज होती है, ठीक है, स्टेज 1 2 3 4। और कार्सिनोमा इन सीटू की वजह से एक स्टेज और बन जाती है जिसको स्टेज 0 बोलते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं 5 स्टेज के बारे में। सबसे पहले होता है स्टेज 0, ठीक है। एक हो जाएगी स्टेज 1, देन ठीक है, देन ओके। तो इन हर स्टेज के अंदर क्या क्या टीएनएम क्लासिफिकेशन होएगा उसको लिंक करते हैं, ठीक है। अगर कोई किसी पर्सन का कैंसर स्टेज 0 के अंदर है तो उसके अंदर टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या होएगी, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन होएगी, टी तो होएगा इन सीटू यानी TIS, N होगा 0, M होगा 0। आपको बताया है, पहले भी मैंने बताया हुआ। अब बात करते हैं स्टेज 1। तो स्टेज 1 का क्या टीएनएम क्लासिफिकेशन होएगा। आम पब्लिक तो बोलेगी स्टेज 1, लेकिन आप एक मेडिको हो तो मेडिको को ये पता होना चाहिए कि स्टेज 1 के अंदर टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या होएगी। तो स्टेज 1 के अंदर ट्यूमर का साइज 1 हो जाएगा, कोई भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होगी और मेटास्टेसिस तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। यानी अभी ट्यूमर बस पैदा हुई है, ना ही कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ है, ना ही कोई मेटास्टेसिस देखने को मिली है, ठीक है। तो ये है स्टेज 1। स्टेज 1 के अंदर ना बचने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। स्टेज 0 के अंदर तो भाई होते ही होते हैं, ठीक है, अभी तो कैंसर डेवलप ही नहीं हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टेज 2 की। स्टेज 2 के अंदर है ट्यूमर का थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा, T2 हो जाएगा। वहीं यहां पे अब एक लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है, और मेटास्टेसिस यहां पे भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। कैंसर स्टेज 2 के अंदर क्या है, ट्यूमर का बस थोड़ा सा साइज बढ़ा है और बिल्कुल नियर बाई जो लिम्फ नोड थी वो इन्वॉल्व हो गई है, उसके अंदर भी कैंसर पहुंच गया है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेज 3। यहां पे ट्यूमर का साइज थोड़ा और बड़ा हो गया है, ठीक है, एक से ज्यादा लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गई है और मेटास्टेसिस यहां पे भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो M हो जाएगा 0। ओके, अब बात करते हैं स्टेज 4 का टीएनएम क्लासिफिकेशन। तो स्टेज 4 के अंदर ट्यूमर का साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। लिम्फ नोड ऑल इन्वॉल्व है, सारी की सारी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाती हैं, यानी N3। ओके, और यहां पे स्टेज 4 के अंदर भाई कैंसर मेटास्टेसाइज हो जाता है, यानी M1। अंडरस्टैंड, ठीक है, कोई डाउट, ठीक है, ओके। टीएनएम क्लासिफिकेशन आपको आ गया। अब बात करते हैं इन स्टेज 0 को क्या बोलते हैं, 1 को क्या बोलते हैं, 2 को, 3 को, 4 को बोलती क्या है टेक्निकल वर्ड्स में। तो स्टेज 0 को बोलते हैं, यानी जिसमें के अंदर कार्सिनोमा इन सीटू होते हैं, तो इसको कार्सिनोमा इन सीटू ही बोलेंगे। तो दिस इज नोन एज कार्सिनोमा इन सीटू या कैंसर इन सीटू। ओके, दिस इज कैंसर इन सीटू। उसके बाद स्टेज 1। स्टेज 1 को हम बोलते हैं दिस इज द लोकल ट्यूमर। ये क्या है, एक लोकल ट्यूमर है, ठीक है। लोकल यानी केवल एक लोकल एरिया, छोटे से एरिया के अंदर ही अभी प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं स्टेज 2। यहाँ पे 2 के अंदर ट्यूमर का साइज बढ़ गया, प्लस में लिम्फ नोड भी एक इन्वॉल्व होगी ना, तो लिम्फ नोड के इन्वॉल्व होने की वजह से ये लोकल ट्यूमर का नाम चेंज हो जाएगा, लोकली स्प्रेड ट्यूमर। तो दिस इज लोकली स्प्रेड ट्यूमर, दिस इज द लोकली स्प्रेड ट्यूमर, दिस इज बिकॉज ऑफ वन लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं स्टेज 3, जहां पे ट्यूमर का साइज इंक्रीज हो गया है,
एक से ज्यादा लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए हैं, तो स्टेज 3 के अंदर ज्यादा एरिया ट्यूमर ने कवर कर दिया है, जिसकी वजह से इसको बोलेंगे रीजनली स्प्रेड ट्यूमर। दिस इज रीजनली स्प्रेड ट्यूमर। ओके, दिस इज द रीजनली स्प्रेड ट्यूमर। अब बात करते हैं स्टेज 4। स्टेज 4 यानी यहां पे क्या, ट्यूमर का साइज इंक्रीज हो गया, सारे लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए, और सबसे मेन बात यहां पे मेटास्टेसिस प्रेजेंट है। तो मेटास्टेसिस के प्रेजेंट होने की वजह से हम इसको बोलेंगे दिस इज द डिस्टेंट स्प्रेड ट्यूमर। डिस्टेंट मतलब दूर, यानी मेटास्टेसिस क्या होता है, अपनी ओरिजिनल साइट से कहीं दूर जाके नया ग्रोथ कर देना, दिस इज मेटास्टेसिस। तो इसको बोल देंगे डिस्टेंट स्प्रेड ट्यूमर। ओके, दिस इज द डिस्टेंट स्प्रेड ट्यूमर। ओके, दिस इज स्टेज 4। ओके, अंडरस्टैंड? एनी डाउट? नो। ओके, लेट अस टॉक अबाउट द अमाउंट ऑफ सर्वाइबिलिटी। ठीक है, अब इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि कोई किसी भी पेशेंट की सर्वाइबिलिटी की क्या चांसेस है। अगर किसी को स्टेज 0 है तो उसकी सर्वाइबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, वैसे तो देखो एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा भाई सर्वाइबिलिटी स्टेज 0 के अंदर, 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के, कोई नहीं पूछेगा। दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज। ठीक है, क्योंकि लोगों के अंदर ना काफी क्यूरियोसिटी होती है कि भाई किसी के अंदर स्टेज 2 है तो उसके बचने के कितने चांसेस है, स्टेज 3 है तो उसके बचने के कितने चांसेस है, ऐसे ही 4। ठीक है, वैसे अपने को पता ही भाई देखो स्टेज 4 होता है ना तो उसके अंदर बचने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं। अब वो मिनिमम कितने होते हैं, देखो इस पे ना रिसर्च करी गई, थीसिस करी गई, तो उसमें क्या होता है, एक डाटा कलेक्ट हुआ है। ये डाटा हर पेशेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन जो डाटा आया वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो ये सर्वाइबिलिटी है ना, वैसे आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं इसकी, क्योंकि एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, आपको केवल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं। सर्वाइबिलिटी, सर्वाइबिलिटी, ठीक है, ठीक है, सर्वाइबिलिटी। अगर किसी को स्टेज 0 का कैंसर है तो उसकी सर्वाइबिलिटी कितनी होगी। देखो सर्वाइबिलिटी इस रिसर्च के अकॉर्डिंग मेजर की जाती है इन 5 ईयर। ठीक है, यानी अगर किसी को स्टेज 0 का कैंसर है तो उसके 5 साल तक जिंदा रहने के कितने % चांसेस है। ठीक है, हाउ मच चांसेस आर प्रेजेंट इफ अ पेशेंट हैज अ कैंसर ऑफ स्टेज 0। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन एज ऑफ 5 ईयर। ठीक है, तो ये 5 ईयर के फॉर्म में मेजर किया जाता है। ठीक है, अगर किसी को स्टेज 0 का कैंसर है तो उसके अंदर 5 ईयर तक जिंदा रहने के जो कितने चांसेस होंगे। ठीक है, अगर स्टेज 0 है तो उसके अंदर भाई स्टेज 0 के अंदर तो भाई 100% चांसेस है कि वो पर्सन 5 ईयर तक सरवाइव कर जाएगा। वहीं अगर मैं बात करा जाऊं, अगर किसी पेशेंट को स्टेज 1 का कैंसर है, ठीक है, किसी को स्टेज 1 का ट्यूमर है जिसके अंदर ट्यूमर का साइज बढ़ चुका है, ठीक है, लेस देन 2 सेंटीमीटर है और लोकल ट्यूमर है, तो अगर किसी को लोकल ट्यूमर है स्टेज 1 की या T1N0 M0 क्लासिफिकेशन की, तो उसके अंदर 5 ईयर की सर्वाइबिलिटी रेट होता है 70 टू लेके 90%। उस पेशेंट के अंदर ऐसा उम्मीद है कि ये 70 टू 90% 5 साल तो पक्का निकाल ही देगा अपनी जिंदगी के। ठीक है, फिर अगर बात करेंगे स्टेज 2, किसी के अंदर अगर स्टेज 2 का ट्यूमर है यानी लोकली स्प्रेड ट्यूमर है, तो उसके अंदर कितने % चांस है कि ये पेशेंट 5 ईयर्स अपनी और लाइफ को आगे तक ले जाएगा। ठीक है, कम से कम 5 साल और जी जाएगा, तो उसके अंदर चांसेस हो जाते हैं 50%। 50-50 चांस है कि वो 5 साल तक जिंदा रहेगा। ठीक है, किसके अंदर, लोकली स्प्रेड ट्यूमर के अंदर। फिर ठीक है, अब बात करते हैं स्टेज 3 की। ठीक है, तो स्टेज 3 के अंदर चांसेस और फर्दर डिक्रीज हो जाते हैं और ये चांसेस गिर के हो जाते हैं 20%। इफ अ पेशेंट हैज अ ट्यूमर ऑफ स्टेज 3 यानी इट मींस regionally spread tumor, then there are only 20% chances that patient can survive up to 5 years. Okay, अब बात करते हैं 4
स्टेज 4, ठीक है, इफ a patient has tumor of stage 4, then there are less than 5% chances that patient can survive up to 5 years. कड़क चाहिए. Okay. These are the stages. Okay. Now we skip to our new topic. ठीक है, स्टेजेस क्लासिफिकेशन सारा खत्म. अब बात करते हैं हम वार्निंग साइन. ठीक है, कि व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर. हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कैंसर डेवलप होने लग रहा है. तो अपनी बॉडी कुछ वार्निंग साइन देती है. ठीक है, आवर बॉडी गिव्स सम वार्निंग्स that you have to work, you have to diagnose something, that something is happening in my, ठीक है, that something is happening in me. तो इसलिए क्या करती है बॉडी, कुछ वार्निंग साइन इशू करती है कि भाई संभल जा, कि बंदे संभल जा, दिल संभल जा जरा. ठीक है, आपको कुछ भी हो सकता है. ठीक है, संभल जा जरा, रुक जा जरा. ठीक है, फिर से वही करने चला है तो. ठीक है, ओके. Now we talk about warning sign of cancer. ठीक है, ओके. तो वार्निंग साइन को करते हैं हम. तो वार्निंग साइन को ना हम करते हैं क्वेश्चन के रूप में याद. ठीक है, CAUTION, where C stands for change in bowel and bladder habit. ठीक है, ठीक है, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर. ओके, दिस इज, इसको याद करने के लिए एक मिनोमिक है, CAUTION, क्वेश्चन यानी चेतावनी, यानी वार्निंग. दिस इज योर वार्निंग. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है. ठीक है, क्वेश्चन के बारे में यहाँ से एमसीक्यू डायरेक्टली बनते हैं छोटे मोटे एग्जाम्स के अंदर, जैसे रेलवे, ESI से, इस तरह के एग्जाम में. ठीक है, तो बात करते हैं सी का मतलब चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट. अगर किसी पर्सन के अंदर बाउल और ब्लैडर हैबिट चेंज हो गई है, यानी पहले पेशेंट क्या करता था, दिन में एक बारी बाउल मूवमेंट के लिए जाता था, यानी एक बारी स्टूल पास करता था या 2 बारी करता था नॉर्मली. लेकिन अगर क्या हो रहा है, उसको कभी रिकरेंट डायरिया हो रहा है, कभी उसको लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन हो रही है, यानी बॉडी उसको वार्निंग साइन दे रही है कि आपके GIT के अंदर कुछ भी इशू हो सकता है, आपको चेकअप कराना है. ठीक है, ब्लैडर हैबिट, उसको डिसयूरिया, उसको यूरिन रिटेंशन, कुछ भी ऐसा चीज हो रही है, तो उससे क्या है, ये एक वार्निंग साइन माना जाता है कैंसर के लिए. ठीक है, तो C स्टैंड्स फॉर चेंज इन बाउल या ब्लैडर हैबिट. ठीक है, चेंज इन बाउल या ब्लैडर हैबिट. ओके, ठीक है, तो चेंज इन बाउल या ब्लैडर हैबिट को कौन सा कैंसर हो सकता है. देखो, अगर बाउल हैबिट चेंज हो रही है तो उससे क्या हो सकता है, हो सकता है कोलोनी कैंसर हो. ब्लैडर हैबिट चेंज हो सकता है, और ये यानी हो सकता है ब्लैडर कैंसर हो. ठीक है, हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है लीवर कैंसर हो. ठीक है, अब बात करते हैं ए फॉर ए का मतलब एनी सोर दैट डजंट हील. ठीक है, कोई ऐसा सोर, कोई ऐसा घाव जो हील नहीं हो रहा है. बॉडी के अंदर कोई ऐसा सोर हो चुका है जो हील नहीं हो रहा, या कोई ऐसा वुंड है जो हील नहीं हो रहा. इट इंडिकेट कि पेशेंट में है कुछ हिमेटोलॉजिकल कैंसर. ठीक है,
तो दिस इज ए। अब बात करते हैं यू। यू का मतलब अनयूजुअल ब्लीडिंग। अनयूजुअल ब्लीडिंग, अगर कोई पेशेंट के अंदर अनयूजुअल ब्लीडिंग हो सकती है, चाहे वो पर रेक्टम हो, चाहे वो पर वेजाइनल हो या पर कफ हो, ठीक है, तो हो सकता है कि इट इज अ वार्निंग साइन फॉर यू, ठीक है। पर वेजाइनल हो रहा है तो भाई हो सकता है पेशेंट को यूट्राइन कैंसर हो, पर रेक्टल हो रहा है हो सकता है पेशेंट को कोलोन कैंसर हो, ठीक है। अगर वाया स्पूटम हो रहा है हो सकता है पेशेंट के अंदर लंग्स कैंसर हो, ठीक है। अब बात करते हैं टी, यानी थिकनिंग ऑफ एनी लंब। थिकनिंग ऑफ एनी लंप, ठीक है। लंप यानी कोई गांठ का थिक हो जाना, यानी गांठ का साइज बढ़ना। जैसे किसी ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ थी, उसका साइज बढ़ने लग गया, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ वार्निंग साइन। ओके, आई स्टैंड्स फॉर इंडाइजेशन। अगर एकदम से इंडाइजेशन देखने को मिल रही है तो इट इंडिकेट कि पेशेंट मे हैव सम जीआईटी रिलेटेड कैंसर। हो सकता है वो जीआईटी डायरेक्ट ट्रैक्ट का हो, या हो सकता है वो एसेसरी ऑर्गन्स का हो, जैसे भाई लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें। ओके, उसके अंदर कौन सा साइन देखने को मिलता है? इंडाइजेशन। अब बात करते हैं ओ। ओ में मिलेगा ओब्वियस चेंज, ओब्वियस चेंजेस इन मोल या वार्ट। ठीक है, कोई स्किन के ऊपर कोई मोल या वार्ट था, उसके अंदर ओब्वियस मतलब नोटिसेबल चेंज, वो अब नोटिस करने लायक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो थिक होने लग रहा है या कुछ भी होने लग रहा है, वहां से ड्रेनेज होने लग रही है, तो इट इंडिकेट कि पेशेंट मे हैव सम स्किन कैंसर। ओके, एन, एन स्टैंड्स फॉर नेगिंग कफ। या कभी कभी इसको बोल देते हैं होर्सनेस। ठीक है, नेगिंग कफ का मतलब होता है ड्राई कफ, और वो परसिस्टेंट, ठीक है, यानी कि पेशेंट को परसिस्टेंट ड्राई कफ हो रही है, कंटिन्यूसली ड्राई कफ हो रही है, और होर्सनेस यानी उसकी वॉइस चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है मे बी पेशेंट, अगर होर्सनेस हो रही है तो मे बी थ्रोट कैंसर यानी गले का कैंसर, या मे बी अगर नेगिंग कफ हो रही है, इट इंडिकेट कि पेशेंट मे हैव सम लंग रिलेटेड कैंसर, ठीक है। हो सकता है ब्रोंकाई का भी हो सकता है, हो सकता है एल्वेलाई कहीं का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थी वार्निंग, सब वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये था जनरल ऑन्कोलॉजी का थर्ड पार्ट। ओके, थैंक यू।